आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है महासागरी लवणता, जिसे हम ओशियन सैलिनिटी भी कहते हैं। तो ये लवणता होती क्या है, सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। लवणता का अर्थ होता है प्रति 1000 ग्राम जल में, मतलब महासागर के 1 लीटर जल में घुले हुए लवण की मात्रा को ही लवणता कहते हैं। महासागर के 1000 ग्राम जल में घुले हुए लवण की मात्रा को ही हम लवणता कहते हैं। महासागर का जल आप सभी को पता है कि खारा होता है। आप उसको अगर टेस्ट करेंगे, महासागर के पानी को पीकर देखेंगे तो आपको काफ़ी खारा लगेगा। लेकिन ये खारापन अलग अलग महासागरों में अलग अलग रेशियो में आपको मिलेगा। कहीं का जल बहुत ज़्यादा खारा होगा, कहीं का जल कम मात्रा में खारा होगा। क्लियर? लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये भिन्नता क्यों पाई जाती है? मतलब संपूर्ण महासागर में एक समान लवणता आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये भिन्नता क्यों पाई जाती है, अभी आगे मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, तो महासागर में लवणता आई कैसे, ये लवणता के स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो महासागर में बहुत सारी नदियाँ आती हैं, वॉल्केनो एक्टिविटी होती है। महासागर का जो जल है वो जब से पृथ्वी बनी है तब से वो जो जल है नीचे की चट्टानों को क्या कर रहा है, घोल रहा है। और चट्टानें जो होती हैं वो खनिजों से मिलकर के बनती हैं। लवण से खनिजों में लवण होते हैं, और लवणों के घुलने की वजह से महासागर का जल खारा हो जाता है। अब इमेजिन करें किसी भी स्थान में अगर बहुत लंबे समय तक जल का ठहराव है, जल रुका हुआ है, तो वहाँ का जो जल होगा वो अम्लीय और क्षारी होने लगेगा, उसमें आपको खारापन देखने को मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई है आपको? चलिए, इस वजह से महासागर का जो जल होता है वो खारा होता है। अभी थोड़ा सा डिटेल में हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इस चीज़ को समझ लीजिए आप। कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि संपूर्ण महासागरों में लगभग 50 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं? 50 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। और महासागरों में सबसे ज़्यादा लवण की जो मात्रा पाई जाती है वो किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की होती है, NaCl की होती है। और अगर हम NaCl देखें, सोडियम क्लोराइड देखें, तो ये सबसे ज़्यादा हमारे महासागरों में पाया जाने वाला लवण है, जिसकी मात्रा लगभग 78% होती है। अगर हम इसको एग्जैक्ट देखें तो 77.8% के आसपास सोडियम क्लोराइड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अच्छा, एक चीज़ ये है कि सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा महासागरों में क्यों पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा महासागरों में इसलिए पाया जाता है क्योंकि महासागरों में सोडियम क्लोराइड के अधिवास की जो अवधि होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि सोडियम क्लोराइड को समुद्री जो जीव जंतु होते हैं वो उनका भक्षण नहीं कर पाते, वो उनको खा नहीं पाते। लेकिन जो नदियाँ हमारी जो लाखों नदियाँ जाकर के जो बड़ी बड़ी नदियाँ महासागरों में मिलती हैं, नदियों के जल में लगभग 60% कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। और ये जो कैल्शियम होता है, ये समुद्री जो जीव जंतु होते हैं वो कैल्शियम को खा लेते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम की जो मात्रा हो जाती है महासागरों में वो केवल 3.6% ही रह जाती है। तो याद रहेगा, एक फैक्ट आपको मिल गया कि नदियों के पानी में, नदियों के जल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा होती है। और महासागरों में सबसे ज़्यादा क्या होगा? सोडियम क्लोराइड होगा। सोडियम क्लोराइड ज़्यादा क्यों होगा? क्लियर हुई ये चीज़ आपको? चलिए, तो महासागरों में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड। सेकेंड नंबर पे महासागरों में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको? मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। और इसका जो परसेंटेज है वो है 10.9%। तो 10.9% आपको मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा, जिसकी मात्रा 4.7% है। फोर्थ नंबर पे सबसे ज़्यादा महासागरों में कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, अभी जिसकी चर्चा की मैंने, वो केवल 3.6% है। और पाँचवें नंबर पे सबसे ज़्यादा जो लवण मिलेगा वह है पोटेशियम सल्फेट, जिसकी मात्रा 2.5% होगी। क्लियर? चलिए, इसके बाद देखें, एक चीज़ याद रखें, महासागरों में ये जो लवण है, लवण इस रेशियो में मिले हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा हमने देखा NaCl महासागर में लवण के रूप में पाया जाता है। अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो कुछ फैक्ट याद रखें आप, और कुछ कॉन्सेप्ट भी आप याद रखिए।
सारे के सारे महासागरों की जो औसत लवणता होती है वो 35% होती है। संपूर्ण महासागर की औसत लवणता कितनी होगी? 35% होगी। लेकिन अगर हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे कि जो महाद्वीप हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। संपूर्ण महाद्वीपों का लगभग 70% हिस्सा हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, जबकि साउथ हेमिस्फीयर में रिमेनिंग 30% लैंड वाला पार्ट है। इस वजह से जो नदियां होती हैं उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा स्वच्छ जल लेकर के आती हैं। याद रखना, नदियों द्वारा लाया गया जो जल होता है वो स्वच्छ होता है, साफ होता है, पीने योग्य होता है। उसकी जो pH वैल्यू होती है वो 7 के आसपास होती है। क्लियर? इसलिए उसमें लवणता की मात्रा बहुत कम होती है। तो नदियां महासागरों में जहां भी जाकर के मिलेंगी वो लवणता की मात्रा को कम कर देंगी। तो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप ज़्यादा हैं, इसलिए नदियां ज़्यादा हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में लवणता की मात्रा दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में कम हो जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में लवणता ज़्यादा होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम औसत लवणता देखें तो दक्षिणी गोलार्ध की जो औसत लवणता होती है वो 36.5% होती है। कितनी होती है? 36.5% होती है। जबकि उत्तरी गोलार्ध की जो हम औसत लवणता देखें तो वो लगभग 34.5% के आसपास होती है। क्लियर है? इसके अलावा जितने भी जो बड़े महासागर होते हैं, बड़े महासागर हैं, खुले महासागर हैं। खुले महासागर का मतलब ये, जैसे पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, ये बिल्कुल घिरे हुए नहीं है, क्योंकि अटलांटिक का जो जल है वो पैसिफिक से मिल जाता है, अटलांटिक का जो जल है वो हिंद से मिल जाता है, पैसिफिक का जो जल है वो इंडियन ओशियन से मिल जाता है, जिसकी वजह से खुले महासागरों में, बड़े महासागरों में लवणता छोटे सागरों की तुलना में कम होती है। और जो छोटे सागर होते हैं या आंशिक रूप से खुले सागर होते हैं या छोटी छोटी जो सीमांत झीलें होती हैं जो चारों तरफ से स्थल खंड से, लैंड वाले पार्ट से घिरी हुई होती हैं, वहाँ पर यदि अगर नदी आकर के नहीं मिल रही है और वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है तो वहाँ लवणता की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, कुछ अपवाद हैं जिनको हम देखेंगे। देखें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है झीलों में लवणता, तो कुछ झीलें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लवणता पाई जाती है। हमने देखा हमारे सारे महासागरों की, पूरी पृथ्वी में जो महासागरीय जल है उसकी औसत लवणता 35% होती है। लेकिन विश्व में एक झील है, एक कंट्री है जिसका नाम है तुर्की। तुर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट के बीच में है। यूरोप कॉन्टिनेंट में उसका 98% भाग आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में उसका 98% भाग आता है, जबकि 2% हिस्सा तुर्की का यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। ये जो तुर्की है, तुर्की में एक झील पाई जाती है जिसका नाम है वान झील। कौन सी झील? वान झील। और तुर्की की जो वान झील है, यहाँ पर लवणता पाई जाती है 330%। कितनी लवणता पाई जाती है? 330, जो विश्व की सबसे खारी झील है या विश्व में सबसे अधिक लवणता वाली झील है। तो याद रहेगा आपको, क्योंकि ये बिल्कुल सीमांत है, यहाँ कोई नदियाँ आकर के नहीं मिलती और ऐसे क्षेत्र में है जहाँ की वायु ड्राई होती है, शुष्क होती है, और जो शुष्क वायु होगी वो जल का वाष्पीकरण ज़्यादा करेगी। जब शुष्क वायु जल का वाष्पीकरण करती है तो याद रखना, जल का वाष्पीकरण होता है, लवणता का वाष्पीकरण नहीं होता, जिसकी वजह से झील की तली में लवणता की मात्रा बढ़ जाएगी और लवणता बहुत अधिक हो जाती है। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? तो तुर्की की वान झील में 330। सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा लवणता मृत सागर, और ये जो मृत सागर है आपको पता होना चाहिए, पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश है जिसका नाम है जॉर्डन। तो पश्चिमी एशिया में जॉर्डन में ये मृत सागर पाया जाता है, डेड सी, जहाँ पर 240% लवणता पाई जाती है। अच्छा, मृत सागर के बारे में एक फैक्ट आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। मृत सागर जो है एशिया का सबसे डेप्थ पॉइंट है, एशिया का सबसे निचला स्थान है मृत सागर। इसके अलावा ये जो मृत सागर है, आपने सुना होगा विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट वैली, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी जो अफ्रीका के मोजाम्बिक से होते हुए मिस्र को क्रॉस करके ये जॉर्डन तक आती है, और जॉर्डन में ये कहाँ आकर के खत्म होती है? मृत सागर में ही आकर के खत्म होती है। लगभग इसकी जो लंबाई है वो 5000 किलोमीटर है। किसकी? रिफ्ट वैली की। तो ये रिफ्ट वैली ये जॉर्डन तक ही विस्तृत है, तो याद रखें आप।
तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो लवणता पाई जाती है वो ग्रेट सॉल्ट लेक में पाई जाती है, और ये जो ग्रेट सॉल्ट लेक है ये अमेरिका में है, जहां लवणता की मात्रा कितनी होती है, 220% होती है। तो याद रहेगा, यूएसए में ग्रेट सॉल्ट लेक, और ये जो ग्रेट सॉल्ट लेक है ये अमेरिका का सबसे डेप्थ पॉइंट है। तो याद रहेगा, अमेरिका का या उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे निचला स्थान कौन सा है, ग्रेट सॉल्ट लेक है। ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं, इसको नोट कर लें आप। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जो महासागरीय लवणता है, ये महासागरीय लवणता के स्रोत क्या हैं, कहां कहां से महासागरों को लवणता प्राप्त होती है। तो देखिए, महासागर में उपस्थित लवण, महासागर में उपस्थित लवण मतलब क्या, आप देखेंगे जब से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है तो पृथ्वी में जितने भी महासागर हैं, महासागर के नीचे, महासागर कहीं तो खत्म हुआ होगा, अरे भाई सारे के जितने महासागर हैं, महासागर की अगर हम औसत गहराई देखें तो इसकी औसत गहराई है 3800 मीटर। कितनी है औसत गहराई महासागरों की, 3800 मीटर। ये बात अलग है कि जो मैरियाना ट्रेंच है उसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है, 11,033 मीटर के आसपास है। प्यूर्टो रिको गर्त है जिसकी गहराई लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। जावा सुंडा गर्त है, इनकी गहराई। तो महासागरों में बहुत ज़्यादा आपको ऊंचे नीचे क्षेत्र देखने को मिलेंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है महासागर की, महासागरीय स्थलाकृतियाँ, आप उसमें जाकर के चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो महासागर में बहुत सारे उच्चावच देखने को मिलते हैं, लेकिन जो औसत गहराई है वो कितनी है, 3800 मीटर। 3800 मीटर के बाद क्या होगा महासागर में, नीचे ठोस भाग होगा, सॉलिड भाग होगा, चट्टानें होंगी, और चट्टानें किससे मिलकर बनती हैं, चट्टानें खनिजों से मिलकर के बनती हैं। खनिजों में लवण होते हैं, वो जो खनिज जो लवण है करोड़ों वर्षों से, अरबों वर्षों से क्या हो रहे हैं, पानी के साथ घुल रहे हैं, और पानी के साथ घुलने की वजह से महासागर में क्या हुआ, लवणता की मात्रा बढ़ गई। तो समझ में आ गया आपको। तो महासागर में जो चट्टानें, चट्टानों में जो उपस्थित लवण है उससे महासागर का जल कैसा हो गया, लवणी हो गया, खारा हो गया, इसलिए खारापन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद, अवसाद मतलब सेडिमेंट, नदियां अपने साथ बहुत सारे कंकड़, पत्थर, बोल्डर, बजरी, बालू, है ना, बहुत सारी चीज़ों को बहा करके लेकर के आती हैं, बहुत सारी वनस्पति लेकर के आती हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं के कंकाल लेकर के आती हैं। तो ये जो सेडिमेंट केवल नदियां ही नहीं ला रही हैं, अपर्दन के जितने भी कारक हैं, अपर्दन मतलब इरोजन, मतलब जो विघटित जो चट्टानें हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाना, तो नदियां हैं, हिमानी हैं, है ना, सागरी तरंगे हैं, ये क्या कर रही हैं, पौने हैं, ये क्या कर रही हैं, ये समुद्र में बहुत सारे अवसादों को, सेडिमेंट को ले जाकर के जमा कर रही हैं, जिसकी वजह से समुद्र में लवणता की मात्रा बढ़ रही है। क्लियर, और लगातार ये क्रिया हो रही है। तीसरा पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है महासागरों में ज्वालामुखी की क्रिया। तो वॉल्केनो एक्टिविटी, जितने महाद्वीप, जितने ज्वालामुखी, जितने वॉल्केनो हमारे कॉन्टिनेंट में नहीं है, महाद्वीपों में नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा, हजारों ज्वालामुखी, कई किलोमीटर लंबे चौड़े ज्वालामुखी आपको महासागरों में देखने को मिलेंगे। हमने देखा था महासागरीय कटक, कटक क्या होते हैं, जब 100-100 किलोमीटर मोटा स्थलखंड एक दूसरे से अपोजिट साइड में जाता है, विपरीत दिशा में जाता है, जिसको हम बोलते हैं अपसरण की क्रिया। अपसरण देखा था, डाइवर्जन, जिसकी वजह से नीचे का जो मैग्मा होता है वो ऊपर धरातल पर आता है और धरातल पर आकर के जम जाता है। दुनिया का सबसे लंबा कटक मैंने आपको बताया था, मध्य अटलांटिक कटक, जो अटलांटिक ओशियन में आइसलैंड से लेकर के बोवेड द्वीप तक एस की आकृति में फैला है। तो ये कटक कुछ और नहीं बल्कि किससे निर्माण हुआ है, इसका लावा से निर्माण हुआ है। और ऐसे कई कटकों, ये कटक जब ऊपर आ जाते हैं तो कई बार ये जो कटक हैं ये आइलैंड का रूप ले लेते हैं, ये द्वीप का रूप ले लेते हैं, और वहाँ पर फिर मानव का अधिवास होता है, लोग वहाँ जाकर के बस जाते हैं। अरे होता है ऐसा। और पीछे आप जाकर के देखेंगे तो कई बार ऐसी घटनाएं हुई, और फिर एक बार फिर वॉल्केनो एक्टिविटी हुई, बूम, सब खत्म। क्लियर, चलिए। तो ऐसे बहुत सारे ज्वालामुखी आपको महासागरों में देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। तो ज्वालामुखी से क्या हो रहा है, 100 किलोमीटर नीचे गहराई से क्या आ रही हैं, पिघली हुई चट्टानें ऊपर आ रही हैं। तो चट्टानें जो पिघली, तो चट्टानों में क्या है, लवण है, और वो जो लवण है, लवण आकर के कहाँ मिल गया, महासागरीय जल में मिला। महासागरीय जल में मिला तो उसने महासागर के पानी को कैसा बना दिया, खारा बना दिया। इसलिए महासागर का जल कैसा होता है, कई चीज समझ में आई आपको। चलिए और देख लें, जंतुओं में कंकाल का निर्माण। तो बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं उनमें जो स्केलेटन होता है, जो कंकाल होता है, वो कंकाल
उसमें भी क्या होता है, लवण की मात्रा होती है, जिसकी वजह से महासागर का जल खारा होता है। तो ये कुछ सोर्स मैंने आपको बताए जिसकी वजह से महासागर का जो जल है वो हमें खारा लगता है या उसमें लवण की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। अब इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं जो हमारी लवणता है। मैंने आपको बताया महासागर में औसत लवणता तो 35% पाई जाती है, लेकिन महासागर में जो लवणता है, लवणता भी हर क्षेत्र में आपको एक समान देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि लवणता में आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। कहीं 40% से ज़्यादा लवणता पाई जाती है, कहीं पर 10, 20, 30% ही लवणता पाई जाती है। तो ये डिफरेंस क्यों, तो आज हम उस पर बात करते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं जो लवणता को प्रभावित करते हैं या उसकी मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारक है वो है तापमान और जल का वाष्पीकरण। तापमान, टेम्परेचर, तो सीधी सी बात है, हमारी पृथ्वी पर वो क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, तापमान ज़्यादा होगा। तापमान ज़्यादा होगा तो जल का वाष्पीकरण भी वहाँ ज़्यादा होगा। किन क्षेत्रों में तापमान ज़्यादा होगा? विषुवतीय क्षेत्र में तापमान ज़्यादा होगा, कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्र में तापमान ज़्यादा होगा। मतलब जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जल का वाष्पीकरण भी उसी रेशियो में होगा, और जल का वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा तो मैंने जैसा आपको बताया जल का वाष्पीकरण होता है, लवणता का वाष्पीकरण नहीं होता। तो लवणता की मात्रा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बढ़ जाएगी या उन क्षेत्रों में बढ़ जाएगी जहाँ पर जल का वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है। क्लियर है? लेकिन विषुवतीय क्षेत्र में एक बात और होती है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ लवणता की मात्रा कम हो जाती है। क्लियर है? तो जो कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे इसको हम वर्ल्ड मैप में समझने का प्रयास करते हैं, तो ये देखें, ये इक्वेटर है, विषुवतीय क्षेत्र है। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश से जो रेखा जा रही है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो एक रेखा जाती है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो देखें, जो विषुवतीय क्षेत्र होगा, विषुवतीय क्षेत्र में टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर विषुवतीय जलवायु होने की वजह से जल का वाष्पीकरण भी होता है। दिन में 12 बजे 1 बजे तक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जल का वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण होने की वजह से बादलों का निर्माण हुआ, बादलों का निर्माण हुआ, संघनन की क्रिया होगी और रोज़ मूसलाधार बारिश होगी। आ गई बात समझ में? तो विषुवतीय क्षेत्र का जो क्लाइमेट पाया जाएगा वो यहाँ पर उष्ण आर्द्र जलवायु देखने को मिलेगी। मतलब उष्ण मतलब टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, और आर्द्र मतलब बारिश भी, वर्षा भी बहुत ज़्यादा है। तो उष्ण आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है। तो बारिश वर्षा ज़्यादा होने की वजह से यहाँ क्या हो गया, लवणता की मात्रा कम हो गई। लेकिन अगर हम कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्र की बात करें तो विषुवतीय क्षेत्र से जो वायु ऊपर उठती है, ये वायु कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्र में नीचे बैठती है। इसलिए कर्क और मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है इसको हम हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च दाब क्षेत्र इसे कहते हैं। और जो उच्च दाब क्षेत्र होता है, यहाँ वायु नीचे बैठती है, और वायु के नीचे बैठने की वजह से, यहाँ वायु के अवतलन की वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। इसलिए विश्व के जितने भी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं, सारे के सारे उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का निर्माण कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्रों में ही हुआ है, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिको और अमेरिका में, यहाँ पर कैलिफोर्निया डेजर्ट, कैलिफोर्निया में बहुत सारे डेजर्ट हैं, एरिजोना डेजर्ट, सोनेरॉन डेजर्ट सुना है आपने, मोजावे डेजर्ट है। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल जा रही है कर्क रेखा वहाँ से, क्योंकि यहाँ वायु का अवतलन हो रहा है, वायु नीचे बैठ रही है, हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है, उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। और आगे बढ़े सऊदी अरब, नेफूद मरुस्थल, रूबल खाली मरुस्थल। और आगे बढ़े भारत में, भारत के पश्चिमी भाग में आपको मिलेगा, अरे बोलो, थार का डेजर्ट, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डेजर्ट है। आ गई बात समझ में? आ जाइए मकर रेखा, यहाँ भी वायु का अवतलन हो रहा है। वायु विषुवतीय क्षेत्र में वायु जो ऊपर उठती है वो यहाँ भी बैठती है और कुछ वायु यहाँ भी बैठती है। अभी मैं जो अगला वीडियो आपको बनाऊंगा जिसमें विश्व में पवनों का परिसंचरण या प्रचलित पवने, तो उसमें ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, तो उसे आप ज़रूर देखिए। तो यहाँ भी वायु नीचे बैठ रही है। तो यहाँ पर देखो चिली से जा रही है,
चिली में सुना है कौन सा डेजर्ट है चिली में? अटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा। यहाँ पर और आगे बढ़ें तो नामीबिया में नामीब मरुस्थल, बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल। और आगे बढ़े, इधर आ गए हम ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में देखें विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम है विक्टोरिया मरुस्थल। तो सहारा के बाद सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? विक्टोरिया। ये आपको कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। जा रही है मकर रेखा यहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया में केवल विक्टोरिया नहीं, गिब्सन मरुस्थल, सिप्सन मरुस्थल, सैंडी मरुस्थल, ये सारे के सारे जो मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, मध्य और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो जहां वायु नीचे बैठेगी वहां वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी लंबे समय तक तो क्या होगा? मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, मरुस्थलों का निर्माण होगा। और जहां मरुस्थलों का निर्माण होगा वहां की वायु कैसी होगी? शुष्क होगी। अरे वहां तो मॉइस्चर ही नहीं होगा, आर्द्रता नहीं होगी। और जहां की वायु शुष्क होगी और ऊपर से गर्म वायु है तो उसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। इसलिए कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्र में जल का वाष्पीकरण भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए विषुवतीय क्षेत्र की तुलना में कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्रों में लवणता की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, अत्यधिक होती है। क्या क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट आपको? बोले भाई? चलिए चलो, इसको मैंने एक उच्चतादर्शी वक्र या जिसको हम हिप्सोमेट्रिक कर्व कहते हैं उसके माध्यम से, एक आरेख के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये देखें, इससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये इस अक्ष में हमने दिखाया है लवणता को। लवणता की मात्रा जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं लवणता बढ़ते जा रही है। 10%, 20%, 30%, उसके ऊपर जाएंगे तो 40% लवणता। नीचे का जो अक्ष है ये क्षैतिज रूप से, इसमें हमने बताया है अक्षांशी विस्तार को, ये अक्षांश रेखाएं, ये लिखा हुआ है नीचे अक्षांश। ये बीच में हमने दिखा दिया विषुवतीय क्षेत्र को 0 डिग्री। क्लियर है? 0 डिग्री। इधर जाएंगे तो हम उत्तरी गोलार्ध में आ रहे हैं, इधर जाएंगे तो हम दक्षिणी गोलार्ध में जा रहे हैं। तो यहाँ आए हम 30 डिग्री नॉर्थ, और आगे बढ़े तो हम कहाँ पहुँच गए? 60 डिग्री नॉर्थ। इक्वेटर से उधर गए तो हम 30 डिग्री साउथ, और आगे बढ़े तो 100 डिग्री, 60 डिग्री साउथ। क्लियर है? तो यहाँ क्या हो रहा है विषुवतीय क्षेत्र में? अब देखिए आरेख क्या दिखा रहा है भाई, इसमें हमने दिखाया लवणता को, तो यहाँ क्या हो गया विषुवतीय क्षेत्र में? तो विषुवतीय क्षेत्र में देखो 10 से 15% के आसपास ही लवणता है। तो विषुवतीय क्षेत्र में क्या हो गई? लवणता कम हो गई। लेकिन विषुवतीय क्षेत्र से जैसे जैसे हम कहाँ जा रहे हैं? अक्षांशी विस्तार बढ़ रहा है, 30 डिग्री अक्षांश में चले गए, अब 20 से हम 40 के बीच में आ गए। तो यहाँ देखिए लवणता का जो ये जो कर्व है ये बहुत ज़्यादा, ये जो ग्राफ है वो बढ़ गया। अरे बढ़ गया मतलब लवणता की मात्रा ये कर्क रेखा वाले क्षेत्र में और ये मकर रेखा वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो गई। इससे हमें ये समझ में आया कि 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री अक्षांश के बीच में दोनों ही गोलार्ध में उच्च लवणता पाई जाती है, या लवणता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? उसका रीज़न मैंने भी आपको बताया, क्योंकि वायु नीचे बैठती है, मरुस्थलों का विकास हुआ है, वायु वहाँ की कैसी होती है? शुष्क होती है, ड्राई होती है, जो जल का वाष्पीकरण ज़्यादा करती है। और जल का वाष्पीकरण ज़्यादा होने की वजह से महासागरों में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। तो याद रहेगा, तो विषुवतीय क्षेत्र की तुलना में कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्रों में या 20 से लेकर के 40 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्रों में लवणता की मात्रा ज़्यादा होगी। क्लियर है? लेकिन जैसे ही 40 डिग्री अक्षांश से और हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए मैंने 60 डिग्री अक्षांश दिखाया है, 60 डिग्री अक्षांश में आते हैं तो जहाँ ये लवणता 35 से 40 के बीच थी वो कम होकर के लवणता कितनी रह गई? 60 डिग्री अक्षांश में मात्र 10% के आसपास रह गई। और 10 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ से आप और ऊपर उच्च अक्षांशों में जाएंगे, 70 डिग्री अक्षांश, 80 डिग्री अक्षांश, तो यहाँ लवणता 1 से 2% के बीच ही रह जाती है। जैसे आपने यूरोप कॉन्टिनेंट में सुना होगा, बाल्टिक सागर है, बोथनिया की खाड़ी है नॉर्वे स्वीडन के नीचे, तो यहाँ पर लगभग 2% के आसपास ही लवणता पाई जाती है। क्लियर? उसका एक दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर क्या होता है, उच्च अक्षांशों में लवणता इसलिए कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो हिमशिलाखंड हैं, जो बर्फ़ हैं, बर्फ़ की चट्टानें जब पिघलती हैं या स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है, बर्फ़ के पिघलने से स्वच्छ जल मिलता है, अतिरिक्त जल मिलता है, जिसकी वजह से पोलर रीजन में या उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में लवणता की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। क्लियर हुई है बात आपको? इसके अलावा एक चीज़ और आपको जो याद रखने वाली है वो मैं आपको बता दूं कि
जो जल धाराएं होती हैं, जो जल धाराएं होती हैं, ये जल धाराएं भी क्या करती हैं, लवणता को प्रभावित करती हैं। जो पौने होती हैं ये भी लवणता को प्रभावित करती हैं, हालांकि उसकी चर्चा हम अभी आगे करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम अभी देखेंगे। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया, ये ग्राफ समझ में आ गया। चलिए क्लियर है। तो हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना, विषुवतीय क्षेत्र की तुलना में कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्र में लवणता ज्यादा होगी। उसका मैंने रीजन भी आपको बताया, क्योंकि कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्र में क्या होगा, एक तो वर्षा नहीं हो रही है और वायु कैसी है, शुष्क वायु है। शुष्क वायु जल का वाष्पीकरण ज्यादा कर रही है, जिसकी वजह से लवणता बढ़ गई। जबकि विषुवतीय क्षेत्र में टेम्परेचर तो सबसे ज्यादा होगा, विषुवतीय क्षेत्र में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, लेकिन विषुवतीय क्षेत्र में रोज मूसलाधार वर्षा होती है, संवहनी पवनों से वर्षा होती है, हर दिन बारिश होती है। इस वजह से यहां लवणता की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि वर्षा से प्राप्त जल जो होता है वो स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, जिसका पीएच वैल्यू जो है वो 7 होती है। क्लियर है ये? चलिए, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको। तापमान और वाष्पीकरण सबसे इंपॉर्टेंट कारक है जो महासागरीय लवणता को निर्धारित करता है और प्रभावित करता है। सेकेंड पॉइंट है स्वच्छ जल की आपूर्ति। तो स्वच्छ जल की आपूर्ति, जैसे मैंने आपको बताया, हम ध्रुवीय क्षेत्रों में देखें या हम उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में देखें, 60 डिग्री अक्षांश के बाद जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर के पिघलने से जो स्वच्छ जल मिलता है, उसकी वजह से भी वहाँ लवणता की मात्रा कम हो जाती है। विषुवतीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसकी वजह से यहाँ पर स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है, स्वच्छ जल की सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लवणता की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जो पछुआ पवनें हैं, पछुआ पवनें जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं तो ये ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र जो है, अमेरिका और कनाडा का पश्चिमी हिस्सा, और ये जो ब्रिटेन का जो पश्चिमी हिस्सा है, दक्षिणी गोलार्ध में तस्मानिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर भी इन क्षेत्रों में काफ़ी बारिश होती है, मतलब इनके तटीय क्षेत्रों में, महासागरों में, जिसकी वजह से यहाँ भी लवणता की मात्रा कम हो जाती है। मतलब ये है कि जहाँ बारिश ज़्यादा होगी उन क्षेत्रों में लवणता की मात्रा कम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं जो महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अधिक वर्षा, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। चौथा पॉइंट है प्रचलित पौने। प्रचलित पौने मतलब ऐसी पौनें जो ग्लोब में, जो पृथ्वी में साल भर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रचलित पौने कहते हैं, या इन्हीं पौनों को हम भूमंडलीय पौने कहते हैं। तो ये जो पौने हैं, ये भी पौने क्या करती हैं, एक स्थान से जल राशि को दूसरे स्थान लेकर के जाती हैं, क्योंकि पौने जो होती हैं वो जल का घर्षण करती हैं, जल को अपनी दिशा में, जिस दिशा में वो जा रही हैं उस दिशा में ढकेलने का काम करती हैं, जिसकी वजह से लवणता जो होती है वो मिलती है ना, लवणता को संशोधित करने का काम करती हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, प्रचलित पौनों के अलावा, अच्छा ये लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है महासागरीय जल में गतियाँ। तो महासागरीय जल में कई तरीके की गतियाँ होती हैं। महासागरीय तरंगे होती हैं, ज्वार भाटा आता है, जलधाराएँ होती हैं। तो जलधारा सबसे इंपॉर्टेंट है इस मामले में, लवणता के मामले में। जैसे आपने सुना होगा महासागरों में 2 प्रकार की जलधाराएँ चलती हैं, है ना। अगर आपको जलधाराएं समझना हो तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसमें देखें, बहुत अच्छे से जलधाराएं आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको जलधाराएं रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ज़रूर देखिए जलधाराओं वाला वीडियो। हाँ जी, तो जो जलधाराएं होती हैं, जलधाराएं क्या करती हैं? जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। तो विषुवतीय क्षेत्र की जो जलधाराएं होंगी वो कैसी होंगी? गर्म होंगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। जबकि ध्रुवीय क्षेत्र की जो जलधाराएं होंगी वो कैसी होंगी? ठंडी होंगी। सीधी सी बात है। उच्च अक्षांशों में जल ठंडा होगा तो वहाँ से जिन जलधाराओं की उत्पत्ति होगी वो ठंडी होगी। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से जिन जलधाराओं की उत्पत्ति होगी वो गर्म जलधारा होगी। क्लियर है इतनी चीज़ आपको? तो जो गर्म जलधाराएं होती हैं, गर्म जलधारा वाले क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र में हमने देखा भी जल का वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ लवणता की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जब गर्म जलधाराएं ठंडे क्षेत्र की ओर आगे बढ़ती हैं या उच्च अक्षांश की ओर आगे बढ़ती हैं तो वह उस क्षेत्र में लवणता की मात्रा को बढ़ा देती हैं। इसी तरीके से जो ठंडी जलधाराएं, जैसे लैब्राडोर की ठंडी जलधारा, ये लैब्राडोर की ठंडी जलधारा जब उच्च अक्षांश से दक्षिण की ओर आती है तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप तक जब वो आती है तो कनाडा के पूर्वी तट पर, मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर में लवणता की मात्रा को कम कर देती है। और जो गल्फ स्ट्रीम है वो उत्तर की ओर जब जाएगी तो ये लवणता की मात्रा को बढ़ा देती है। इसी तरीके से उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो हमने देखा था विश्व का सबसे व्यस्त जल मार्ग है, ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जब उच्च अक्षांश की ओर जाता है नॉर्वे के तट तक लवणता की मात्रा को काफी बढ़ा देता है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह भी क्या है, गल्फ स्ट्रीम के ही, मतलब जो गल्फ स्ट्रीम है वो पछुआ पवनों से पश्चिम, मतलब पूर्व की ओर मुड़ जाती है, जिसकी वजह से
ये भी एक कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है, जो यूरोप के उत्तर पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्र में लवणता को काफ़ी बढ़ा देती है। तो क्लियर हुआ। तो जो जलधाराएं हैं ये भी लवणता को संशोधित करने का काम करती हैं, लवणता को कम और ज़्यादा करने का काम करती हैं। तो मुझे लगता है ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, अब तो वेलिंग सुना है आपने पहले, आप वेलिंग का नाम नहीं सुना, कोई बात नहीं। अपवेलिंग का मतलब होता है जो व्यापारिक पवनें होती हैं, कमर्शियल विंड जब चलती है महाद्वीपों से जैसे ही महासागरों में आती है, अरे महाद्वीप में उच्चावच उसको ज़्यादा मिलेंगे, अरे मिलेंगे, लेकिन महासागर की जो ऊपरी जो हिस्सा होगा, ऊपरी जो सतह होगी जल की, वो एक समान होगी, जिसकी वजह से इसको अवरोध पैदा करने वाला कोई नहीं होगा। पवनों के लिए अवरोध होगा क्या कोई? महासागरों में नहीं होगा, क्योंकि महाद्वीप में तो पर्वत, पठार, मैदान और कई टाइप की चीज़ें मिली, महासागरों में नहीं होगा। तो जैसे ये महासागरों में आती हैं तो इनकी गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो महाद्वीप से जैसी महासागर में आई तो इन्होंने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऊपरी सतह का जो तापमान होता है जल का वो ज़्यादा होता है, तो ऊपरी सतह की गर्म जल को ये हटा देती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महासागर की ऊपरी सतह का जल पवनों के द्वारा हटा देना, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में गहराई का जो जल होता है वो ठंडा होता है, उसका तापमान कम होता है, तो नीचे का ठंडा जल ऊपर आ जाता है या ऊपर आकर के वो बहने लगता है। कई बार वो जलधाराओं का रूप ले लेता है, जैसे कनारी की ठंडी जलधारा, जैसे कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। इन जलधाराओं का निर्माण अपवेलिंग की क्रिया के कारण ही होता है। तो समझ में आ गया अपवेलिंग क्या होता है? पवनों के द्वारा सतह की गर्म जल को हटा देना, जिसकी वजह से नीचे का ठंडा जल ऊपर आ जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपवेलिंग कहते हैं। क्लियर है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सतह में क्या होगा? लवणता की मात्रा ज़्यादा होगी, लेकिन गहराई में लवणता की मात्रा कम होगी, जिसकी वजह से नीचे का जल ऊपर आएगा, तो ऊपरी सतह में वो लवणता की मात्रा को क्या कर देगा? कम कर देता है, लवणता की मात्रा को कम कर देता है। तो ये अपवेलिंग भी क्या करती है? लवणता को संशोधित करने का काम करती है, लवणता को कम और ज़्यादा करने का काम करती है। क्या क्लियर हुई ये सारी चीज़ें? तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें, ये कॉन्सेप्ट आप याद रहेंगे तो लवणता से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर बताई हुई है, लवणता का क्षैतिज वितरण। लवणता का क्षैतिज वितरण मतलब उसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो लवणता का जो क्षैतिज वितरण है उसमें अगर हम देखें तो इसको हम तीन तरीके से बांटते हैं: उच्च लवणता वाले क्षेत्र, मध्यम लवणता वाले क्षेत्र और न्यूनतम लवणता वाले क्षेत्र। तो उच्च लवणता वाले क्षेत्रों में हमने उन क्षेत्रों को रखा है जिसमें 35% से लेकर के 40% तक लवणता पाई जाती है। ये उच्च लवणता वाले क्षेत्र कहलाते हैं, जहां 35% से लेकर के 40% तक लवणता पाई जाती है। तो 35% से 40% तक लवणता वाले जो क्षेत्र होंगे, ये कौन से क्षेत्र होंगे? तो इसको आप समझ लीजिए, ये वो क्षेत्र होंगे जहां पर बारिश कम हो रही है, स्वच्छ जल की आपूर्ति कम हो रही है, जबकि वाष्पीकरण की दर बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने इसमें आपको बताने का प्रयास किया था कि 20 डिग्री अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होगा, ये क्या होगा? उच्च लवणता वाला क्षेत्र होगा। अभी मैं वर्ल्ड मैप में इसको आपको समझा दूंगा, है ना, अभी समझ लीजिए आप। क्लियर है? उच्च लवणता वाला क्षेत्र होगा 20 से लेकर के 40 डिग्री अक्षांश वाला क्षेत्र। दूसरा मध्यम लवणता, जिसमें हमने रखा है 30 से लेकर के 35% लवणता जहाँ के महासागरीय जल में पाई जाती है। तो मध्यम लवणता वाले वो क्षेत्र होंगे जहाँ लवणता की मात्रा कम होगी या मतलब ठीक ठाक है, बीच की स्थिति है। तो ये क्षेत्र कौन से होंगे? तो ये क्षेत्र जो हैं वो आपको मिल जाएंगे 20 डिग्री अक्षांश से लेकर के 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर के 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक। तो 20 डिग्री उत्तर से लेकर के 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक, मतलब जो विषुवतीय क्षेत्र है, जिसको हम बोलते हैं विषुवतीय जलवायु वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपको मध्यम लवणता देखने को मिलेगी। क्लियर? इसके अलावा तीसरा है न्यूनतम लवणता। तो न्यूनतम लवणता में हम उन क्षेत्रों को रखेंगे जहाँ 10% से कम लवणता पाई जाती है, या 10, 15, 20% के आसपास लवणता, या इससे भी कम पाई जाती है, 10% से भी फिर बहुत कम हो जाती है। तो इसको हम रखेंगे 60 डिग्री अक्षांश के बाद वाले क्षेत्रों को। तो 60 डिग्री अक्षांश में क्या होता है? एक तो सूर्यताप भी कम मिलता है, सूर्य की किरणें भी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और दूसरी बात ये होती है कि उच्च अक्षांशों में ग्लेशियर होते हैं, बर्फ के पिघलने की वजह से भी स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है, जिसकी वजह से उच्च अक्षांशों में लवणता की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। क्लियर? तो न्यूनतम लवणता वाला क्षेत्र समझ में आ गया आपको?
ठीक है। अब ये न्यूनतम लवणता वाले क्षेत्र में उच्च अक्षांशों पर बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सी जगह जहाँ पर आपको कम लवणता, जैसे हडसन की खाड़ी है। चलिए अब इसको मैं मैप में आपको समझा देता हूँ, लवणता का क्षैतिज वितरण, है ना। वर्ल्ड मैप में चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। जैसे देखिए मैंने आपको बताया कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र 20 से लेकर के 40 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ लवणता क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच यहाँ लवणता की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। और जो बीच का जिस क्षेत्र जो छूट गया ये वाला, है ना, ये कौन सा क्षेत्र, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, दोनों ही गोलार्ध में यहाँ लवणता की मात्रा मीडियम होगी, मध्यम होगी, ना बहुत ज़्यादा होगी ना बहुत कम होगी। क्लियर है। चलिए, और तीसरा हमने देखा न्यूनतम लवणता वाले क्षेत्र, तो ये क्षेत्र कौन से होंगे, 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाले क्षेत्र या उच्च अक्षांशी क्षेत्र, है ना। तो उच्च अक्षांशी क्षेत्र में बहुत सारी खाड़ियाँ हैं, बहुत सारे सागर हैं, जैसे बाल्टिक सागर, यहाँ की लवणता बहुत कम होती है, बाल्टिक सागर की 2 से 3% होती है। आर्कटिक महासागर की लवणता 2 से 3% तक ही होती है। हडसन की खाड़ी, ये इसकी भी लवणता बहुत कम होती है। यहाँ पर आपको एक खाड़ी मिलेगी जिसका नाम है बेफिन की खाड़ी, यहाँ लवणता बहुत कम हो जाती है। आगे आ जाइए, यहाँ मिलेगा आपको बाल्टिक सागर, यहाँ लवणता कम हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बोथनिया की खाड़ी है, उसके नीचे बाल्टिक सागर है, यहाँ भी लवणता काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। यहाँ पर एक श्वेत सी है, वाइट सागर है, जैसे काला सागर है उसी तरीके से यहाँ पर वाइट सी है, यहाँ भी लवणता की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। क्लियर है। तो ये उच्च अक्षांशी क्षेत्र में स्थित वो सभी क्षेत्र हैं जहाँ लवणता आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखें कि एक ही अक्षांश पर यदि कोई क्षेत्र है, यदि कोई स्थान है, तो एक अक्षांश पर सूर्यातप जो होगा वो समान मिलेगा। तो एक ही अक्षांश पर जितने भी स्थान है वहाँ लवणता की मात्रा एक समान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, लवणता में भिन्नता पाई जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, समझ लीजिए। जैसे आपने देखा होगा काला सागर, ब्लैक सी, यूरोप और ये देखिए एशिया के बीच में दोनों की सीमा बनाने वाला एक सागर है जिसका नाम है ब्लैक सी, और उसी से लगा हुआ एक सागर है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं? जितने डिग्री अक्षांश रेखा कैस्पियन सी से जा रही है उतनी ही ब्लैक सी से जा रही है। पृथ्वी रोटेट करती है, जितना सूर्यातप कैस्पियन सागर को मिलता है उतना ही ब्लैक सी को मिलता है। जितने जल का वाष्पीकरण कैस्पियन सागर का होगा उतना ही ब्लैक सी का भी होगा। तो दोनों में लवणता समान होना चाहिए, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। और अंतर ये होता है कि जो काला सागर है, काले सागर में लवणता बहुत ज़्यादा पाई जाती है कैस्पियन सागर की तुलना में, क्योंकि कैस्पियन सागर में 2 नदियां जाकर के मिलती हैं जिसका नाम है सॉरी, जो काला सागर होगा, काले सागर में लवणता की मात्रा ज़्यादा होगी, जबकि कैस्पियन सागर में लवणता की मात्रा कम होगी। कैस्पियन सागर में लवणता की मात्रा इसलिए कम होती है क्योंकि कैस्पियन सागर में 2 नदियां आकर के मिलती हैं। एक का नाम है वोल्गा नदी, ये रूस का जो यूरेशिया वाला क्षेत्र है वहां से आकर के मिलती है, और रूस में एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत ही रसिया को 2 भागों में डिवाइड करता है। यहाँ से यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूराल नदी। तो ये यूराल और ये जो वोल्गा नदी है दोनों आकर के मिलती हैं किसमें, कैस्पियन सी में। कैस्पियन सी आप जानते ही होंगे विश्व की सबसे बड़ी झील है, 2 बड़ी नदियां हैं। लेकिन जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी में 4 बड़ी नदियां आकर के मिलती हैं जिनका नाम है डॉन, डैन्यूब, नीपर और निस्टर। क्लियर, डॉन, डैन्यूब, नीपर, निस्टर, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में स्वच्छ जल की सप्लाई यहाँ पर ब्लैक सी में होती है इन नदियों के द्वारा, जिससे काले सागर में लवणता की जो मात्रा है वो कैस्पियन सागर से बहुत कम हो जाती है। मतलब कैस्पियन सागर में लवणता की मात्रा ज़्यादा होगी, जबकि काले सागर में लवणता की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि काले सागर में नदियाँ ज़्यादा मिल रही हैं और ये कैसी नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ हैं। तो एक ही अक्षांश पर काला सागर भी है, एक ही अक्षांश पर कैस्पियन सागर भी है, लेकिन लवणता में दोनों में हमको भिन्नता देखने को मिल रही है, दोनों में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या ये चीज़ समझ में आई आपको? चलिए आगे चलते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये जिसको आपको याद रखना है कि महासागर में जो लवणता का है हमने कैसा वितरण देखा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, क्षैतिज वितरण देखा। लेकिन महासागर में जब हम गहराई में जाते हैं तो महासागर में गहराई में जाने के साथ साथ भी लवणता में आपको अंतर देखने को मिलता है। तो गहराई में अंतर कैसे मिलता है, तो देखो जो विषुवतीय क्षेत्र होते हैं, विषुवतीय क्षेत्र में सतह में तापमान ज़्यादा होता है,
इसलिए सतह में लवणता की मात्रा भी ज़्यादा होती है। जल का वाष्पीकरण हुआ, लवणता शेष रह गई। लेकिन विषुवतीय क्षेत्र में 200 फैदम की गहराई में जाने पर, मतलब आप ऐसे याद रखो कि विषुवतीय क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गहराई में जाने पर, महासागर की गहराई में जाने पर, डेप्थ में जाने पर लवणता की मात्रा धीरे धीरे कम होते जाती है। वैसे ही जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ भी लवणता की मात्रा ऊपरी सतह पर ज़्यादा होती है कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्र में, लेकिन यहाँ गहराई में जाएंगे जब हम कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्र में, तो लवणता की मात्रा कम होते जाती है। जबकि इसके विपरीत जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ सतह पर ग्लेशियर के पिघलने की वजह से, स्वच्छ जल की आपूर्ति की वजह से लवणता की मात्रा बहुत कम हो जाती है। जबकि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में यहां गहराई के साथ लवणता की मात्रा बढ़ते जाती है। ये चीज क्लियर हुई आपको? तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में गहराई में लवणता बढ़ेगी, विषुवतीय क्षेत्र में गहराई के साथ लवणता कम होगी। तो इससे क्या होता है कि जो महासागरीय जल है, महासागरीय जल का तो हमने देखा था क्षैतिज रूप से संचरण होता है, क्षैतिज रूप से जल प्रवाह होता है, लेकिन जो महासागरीय जल है वो आंतरिक रूप से भी आपस में मिलता है। मतलब महासागरों के जल का आंतरिक प्रवाह भी होता है, जल नीचे से ऊपर वर्टिकल रूप में आपस में मिलता है। क्लियर हुई ये बात आपको? तो जो जहां लवणता काफ़ी ज़्यादा, लवणता गहराई में ज़्यादा होगी, कहाँ पर? उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, वहाँ से जल विषुवतीय क्षेत्र की ओर नीचे से ऊपर की ओर आता है। ये जो मैंने आपको ये जो एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये आरेख के माध्यम से यही चीज़ समझाने का प्रयास किया है। ये देखिए, ये विषुवतीय क्षेत्र है, यहाँ गहराई में लवणता की मात्रा क्या होगी? कम होगी। लेकिन जो 60 डिग्री नॉर्थ, मतलब ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, और ये 60 डिग्री साउथ, ये भी उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, यहाँ पर गहराई में लवणता ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उच्च अक्षांशीय क्षेत्र से निम्न अक्षांशीय क्षेत्र की ओर, मतलब विषुवतीय क्षेत्र की ओर जल का प्रवाह होता है। अब ये जल के प्रवाह होने से लवणता पे क्या फर्क पड़ेगा? तो कम लवणता से अधिक लवणता वाले क्षेत्र, मतलब जहाँ कम लवणता है वहाँ लवणता बढ़ जाएगी, और जहाँ अधिक लवणता है वहाँ लवणता कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जल, महासागरों में जल के आंतरिक प्रवाह से भी लवणता का वितरण होता रहता है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, लवणता का लंबवत वितरण। तो दोनों ही चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और शायद ही एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, कि जब वर्षा ऋतु होगी हमारे यहाँ, तो हमारे जो समुद्र तटीय क्षेत्र होंगे, वर्षा ऋतु के अंत में लवणता की मात्रा क्या हो जाएगी? वर्षा ऋतु के अंत में लवणता की मात्रा काफ़ी कम हो जाएगी, और ग्रीष्म ऋतु के अंत में लवणता की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। तो ऋतुओं के अनुसार भी महासागरों की लवणता में आपको भिन्नता देखने को मिलती है। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? चलिए, तो मुझे लगता है आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और जितनी भी चीज़ें थी, जितने कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।